नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे जांच एजेंसियों के जिन्न के। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से बीजेपी विरोधी दल तिलमिलाए हुए हैं। आरजेडी को मिर्ची लग गई है। पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र की मांग है कि सीबीआई राज्य सरकार से इजाजत के बाद ही कार्रवाई करे। सवाल यह है कि सीबीआई हो या ईडी, आखिर इनके कार्यक्षेत्र का दायरा क्या है? ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लालू यादव और तेजस्वी के ठिकानों पर दबिश के बाद राजद दम दिखा रही है। ईडी और सीबीआई की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। बहस एक बार फिर यही कि ईडी और सीबीआई क्या केंद्र के लिए हथियार भर हैं, जिनके जरिए वो राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाती है। बिहार में सियासी भूचाल के बीच ये सवाल राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने उठाया है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी बीजेपी ने बवाल काटा तो काउंटर करने के लिए आरजेडी ने ईडी और सीबीआई के बेजा इस्तेमाल को मुद्दा बना दिया। भाई वीरेंद्र ने बिहार में बिना परमिशन ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर रोक की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं। भाई वीरेंद्र की दलील थी कि पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्यों में इस तरह का कानून है। बिहार में भी ऐसा कानून बनना चाहिए। निश्चित रूप से जैसे अन्य राज्यों में कई राज्य हैं जहां कानून बना लिया है कि बिना राज्य सरकार के सहमति के ईडी का छापा और सीबीआई का छापा उनके यहाँ नहीं पड़े, सहमति ले उसके बाद करे। ये जब मन कर रहा है, सुबह चल जा रहा है, शाम में चल जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। देश की जनता भी समझ रही है। ईडी सीबीआई के मुद्दे पर राज्य बनाम केंद्र का ये टकराव नया नहीं है। करप्शन के मुद्दे पर जिन जिन राज्यों में नेताओं की कुंडली एजेंसियां खंगाल रही हैं, उनमें ज्यादातर राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी तमाम दलों का मानना है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए और ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि दोनों ही एजेंसियों को कार्रवाई से पहले संबंधित राज्य सरकारों से इजाजत लेनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर सीबीआई के कार्यक्षेत्र का दायरा क्या है? सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुआ। इस कानून की धारा 6 के मुताबिक सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। यूं तो सीबीआई को पूरे भारत में जांच का अधिकार है, लेकिन 1963 में बनी सीबीआई के कामकाज और अधिकारों के तहत राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंपती है। केंद्र सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बिना ही इससे किसी भी मुद्दे पर जांच करा सकती है। सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन जरूर है, लेकिन ये तभी किसी मामले की जांच कर सकती है जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र से आदेश मिलता है। अगर मामला किसी राज्य का है तो जांच के लिए वहां की राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को जांच का आदेश देती है तो फिर राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं। कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। सीबीआई कई राज्यों में बेरोक टोक जांच कर सकती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर एजेंसी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, जिसे एजेंसी बगैर राज्य सरकार की इजाजत के नहीं लांघ सकती। ऐसे 9 राज्य हैं जहां पर सीबीआई को स्थानीय सरकारों की हरी झंडी लेनी होती है। इनमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र शामिल हैं। केरल, झारखंड और मेघालय में भी सीबीआई के लिए राज्य सरकार की इजाजत जरूरी है। सीबीआई की तरह एनआईए और ईडी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, लेकिन इनके लिए नियम अलग होते हैं। एनआईए ज्यादातर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकी मामलों की जांच करती है। इसके पास देश के किसी भी राज्य में जांच का अधिकार होता है। इसको राज्य सरकार से किसी भी तरह की इजाजत की जरूरत नहीं होती। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है। इसे भी जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की इजाजत नहीं लेनी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि जो सीबीआई के एक्शन पर जो सियासी टेंशन मची हुई है वो तो विपक्षी दलों की है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सच में जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और पूर्ण रूप से काम कर रही हैं, या इनका सियासी इस्तेमाल होता आया है और होता अभी भी मतलब इस तरह से चल रहा है। ये सवाल खड़े होने लगे हैं। तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई अगर जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करती है और लेकिन एक प्रस्ताव लाया जाता है राज्यों में,
और उस प्रस्ताव के तहत कोई भी जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी की विशेषकर हम बात कर रहे हैं, उससे परमिशन लेनी होगी जांच के लिए राज्य सरकार के। ये जो सारे समीकरण बन रहे हैं और ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इनके बीच में हम कैसे अंदाजा लगाएं कि क्या सही, क्या गलत, क्या होना चाहिए और क्या कार्यक्षेत्र का इनके दायरा है और क्या होना चाहिए, सियासी इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। भले ही ये कह लें कि जांच एजेंसियां जो हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, लेकिन जब टाइमिंग होती है कि कोई भी इलेक्शन से पहले या अगर किसी विपक्षी दल के नेता ने आपकी बात नहीं मानी या उसको दबाव में लेने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाने लगे, तो फिर गंभीर सवाल पनपते हैं और जो कि ये विपक्षी दल मिलकर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में भी इस बात के लिए सवाल खड़े किए गए कि भाई कैसे भी जांच एजेंसी के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर तमाम लोग पैनल में जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे हम आपको उनसे रूबरू कराते जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जुड़े हुए हैं और ऋषिपाल सिंह, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी के पास जाएंगे, उससे पहले हम एक सवाल हम भुवन भास्कर जोशी जी से लेना चाहेंगे और इसके साथ ही हमारे साथ जो पैनल में और लोग जुड़ने वाले हैं, सुमित मल्होत्रा, नेता टीएमसी, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे और मनोज पंडित, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल है। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले भुवन भास्कर जी से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। भुवन जी, क्या लगता है कि ये जो सीबीआई का एक्शन है वो सियासी टेंशन तो बढ़ा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि कितना सही और इनका कार्यक्षेत्र का दायरा क्या होना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह की आवाज विपक्ष खड़ा कर रहा है? आप म्यूट पर हैं शायद, जोशी जी, आप म्यूट पर हैं। आपकी आवाज हम ठीक कराते हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। ऋषिपाल जी से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कानून बहुत कुछ कहता है, कानूनी दायरा क्या कहता है और क्या इसके अपने दायरे हैं सीबीआई और ईडी के। ऋषिपाल जी, आपसे थोड़ा हम ये समझना चाहेंगे, जिस तरह का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल में लाया गया कि अगर कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी किसी राज्य में किसी के खिलाफ जांच शुरू करती है तो उसे राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी, उसी तरह का प्रस्ताव बात की जा रही है बिहार में लाने के लिए। तो ये जो प्रस्ताव है, क्या कोई राज्य प्रस्ताव ला सकता है केंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर? इस तरह का क्या कानून कहता है? जांच एजेंसी के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लेके आती है कि वो जांच एजेंसी निष्पक्ष रूप होकर जांच नहीं कर सकती। कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वो एनआईए हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, हर एक जांच एजेंसी जब जांच करती है तो जांच का जो दायरा है, जांच का तरीका, अल्टीमेटली वो सीआरपीसी से गवर्न होता है और इंडियन एविडेंस एक्ट से गवर्न होता है। इम्पोर्टेंट ये है कि जांच एजेंसी जांच करती है तो उसके बाद वो आपके खिलाफ क्या एविडेंस लेके आती है। अगर किसी पार्टी को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो सेक्शन 482 सीआरपीसी में उसको ये अधिकार है कि उस नोटिस, इवन नोटिस भी अगर उसको मिलता है तो उसके खिलाफ वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं कि ये नोटिस बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी वजह के, बिना किसी एविडेंस के किया गया है। आपको यह भी अधिकार है कि आप डिफेमेशन केस करते हैं, आपको यह भी अधिकार है कि आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन केस कर सकते हैं। हम कैसे कोई भी अगर इस तरह से कैसे मान सकते हैं कोई भी जांच एजेंसी जो है वो कार्य कर रही है? अगर किसी पार्टी को ये लगता है कि वो मैलिशियस तरीके से काम कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर जांच चालू होती है तो चालू होने के बाद जांच खड़ी कैसे रह पाएगी? जांच तो खड़ी रह पाएगी वो एविडेंस से, उन सबूतों से जिससे अल्टीमेटली जांच एजेंसी को अपनी बातों कहना है। अगर वो सबूत उनके पास नहीं है, चाहे वो किसी राज्य की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वेस्ट बंगाल की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, अगर सबूत एविडेंस नहीं है तो नहीं है। आपको अधिकार है, आप कोर्ट में जाइए, उस जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा कीजिए कि ये लोग बिना एविडेंस के हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम ऐसे किसी भी एजेंसी को कैसे रोका जा सकता है कि वो जांच नहीं करे? और केंद्रीय एजेंसी के बाद केंद्र सरकार कोई और है, राज्य सरकार कोई और है, तो राज्य सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
हर जांच एजेंसी को अधिकार होने चाहिए और अल्टीमेटली सबको अधिकार, पब्लिक तो कॉमन है ना देश की, उनको अधिकार है कि भाई क्या सबूत आपके पास है जो आपके, वो आप उसको जांच एजेंसी को कीजिए और सामने रखिए, और नहीं है तो अल्टीमेटली जांच एजेंसी के ऊपर केस कीजिए। लेकिन ऐसे में तो सर सवाल तो इनके, लेकिन वो नहीं करते जी। लेकिन जो एक के बाद एक जिस तरह से तेजी आई जांच में, ये कहा गया कि सीबीआई जब कांग्रेस के शासन में इस तरह के काम करती थी, 212 केसेस ऐसे आए थे सीबीआई जांच की जिसमें सीबीआई ने जांच की थी। लेकिन 2014 के बाद 3085 करीब केसेस इस तरह के आए हैं जिसमें जांच हुई है। तो ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है उससे विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमारा भरोसा कम हो रहा है। ऐसे में लगता नहीं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी हैं उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, आप ये देखो ना, आप अगर केसेस का परसेंटेज ज्यादा हो रहा है तो कन्विक्शन रेट भी तो देखो, और जब कन्विक्शन कर रहा है तो मतलब 70% केस में कन्विक्शन कर रहा है, तो कन्विक्शन हो रहा है तो कन्विक्शन तो एविडेंस बेस पे होगा ना। मान ली जांच एजेंसी ने जांच कर ली और एफआईआर कर दी, चार्जशीट कर दी, लेकिन अल्टीमेटली जब केस का कन्विक्शन होगा, ट्रायल चलेगा, तो एविडेंस बेस ही चलेगा, चाहे कोई भी जांच एजेंसी करे। और अगर किसी को भी लगता है कि हमारे खिलाफ बिना किसी एविडेंस के एजेंसी काम कर रही है, तो आपको अधिकार है, आप उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको अधिकार है, आप उस अधिकार है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जांच एजेंसी जांच ही नहीं करेंगी? लेकिन जो अभी तक जिस तरह से कार्रवाई करती है ना सर सीबीआई, वो पुराना 40 साल पुराना कानून है, इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे। अब इतने पुराने कानून को लेकर अगर वो उस तरह से कार्रवाई करती है तो कैसे फिर निष्पक्षता की बात आएगी? सर जांच एजेंसी सीबीआई नहीं, सीबीआई भी सीआरपीसी से गवर्न होती है, और बाकी जो आम पुलिस होती है वो भी सीबीआई से, वो भी सीआरपी से गवर्न होती है। उनको भी इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से जो एविडेंस है उनको पुट करना पड़ता है, एविडेंस को प्रूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो सीबीआई है उसके पास जांच का तरीका कुछ और है, वो किसी और तरीके से गवर्न होती है, वो किसी और तरीके से एविडेंस को प्रूव करती है। एक आम चीटिंग का केस हो और चाहे सीबीआई द्वारा चीटिंग केस हो, उसमें एविडेंस का जो तरीका है, पेश करने का तरीका, दोनों कोर्ट में वही है, चाहे मैजिस्ट्रेट कोर्ट, वो भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आता है, छोटा केस होता है, और सेशंस कोर्ट में जाते हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुलजिम जो कोई मुख्यमंत्री हो, एक आम आदमी हो, किसी ने भी अगर अपराध किया है तो उसके खिलाफ एजेंसी चार्जशीट करती है, चार्जशीट कोर्ट में पेश होती है। और देखिए 2G के अंदर क्या हुआ था, 2G में कोर्ट ने कहा ना, जज ने कहा कि मैं वेट करता रहा और मेरे पास एविडेंस नहीं आए। अब नहीं आए तो नहीं आए, आपको अधिकार है, आप जाइए सीबीआई के खिलाफ, आप डिफेमेशन कीजिए, आप कंपनसेशन का दावा डालिए, सरकार के ऊपर डालिए, लेकिन पार्टीज वो नहीं कर रही। अगर जब तक जो इस व्यक्ति पीड़ित है उसको लगता है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो आप जाइए, उसका भी तरीका है कि आपको कोर्ट में जाना है, आपको अपने सदन में कोई ऐसा बिल पास नहीं करना कि जांच एजेंसी जांच ही नहीं कर सकती, ये तो अपने गैर संवैधानिक हो जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर मान लीजिए कुछ केसेस जो पुराने अगर देखे जाए, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है क्या रहा है? बहुत सारे, देखिए अगर हम पिछले 4-5 साल में कन्विक्शन रेट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 70% केसेस के अंदर सीबीआई के केसेस के अंदर कन्विक्शन हुआ है। ठीक है, तो कन्विक्शन कैसे होगा? कन्विक्शन तो एविडेंस बेस्ड होगा ना, अगर एविडेंस होगा तो कन्विक्शन होगा, और एविडेंस नहीं होगा तो कन्विक्शन नहीं होगा। बहुत सारी केस आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, और ये केवल हमारे देश में नहीं और केवल हमारे एक राज्य में नहीं, ये सभी जगह ऐसे होता है कि जो स्टेट होती है वो इन एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी, नागरिक की जिम्मेदारी ये है, या एक आम जो दूसरी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि आप उस दमन के खिलाफ भी जो कानूनी आपको प्रावधान है आप उनका इस्तेमाल कीजिए, आप साबित कीजिए कि भाई जो एजेंसी है ये गलत इस्तेमाल कर रही है। तो लेकिन सवाल ये होता है कि जितनी भी वो रिपोर्ट भी करती हैं तो पीएमओ को करती हैं और वहीं से जांच की प्रक्रिया शुरू भी होती है। ऐसे में कई बार डायरेक्टर को लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो क्या डायरेक्टर की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो ठीक वैसी होनी चाहिए जैसे चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर बात की जा रही है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। निश्चित तौर पर मैं यही जानता हूँ कि जनता के अंदर विश्वास दिलाने के लिए ये प्रक्रिया बिल्कुल इसी प्रकार होनी चाहिए। जनता को विश्वास हो कि सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहा है, सारी जो डायरेक्शन दी जा रही है वो निष्पक्ष, ये बहुत जरूरी है जनता में विश्वास को कायम रखने के लिए, ये एक अच्छा कदम होगा। जी, एक सवाल और आपसे हम जानना चाहेंगे, ये चूंकि गंभीर सवाल भी, अगर कोई भी ऑफिसर उस पर सियासी दबाव रहता है और वो उस पर सियासी दबाव बनाया जाता है, फोर्स किया जाता है कार्रवाई करने के लिए, तो उसके पास क्या विकल्प होता है कि वो क्या कर सकता है? देखिए, मैं आपको वही पहले वाली बात कह रहा हूँ, आप कितना दबाव बना लो, लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ जब आप कोर्ट में जाएंगे तो दबाव तो काम नहीं करेगा। वहां तो आपको जज को एविडेंस दिखाने पड़ेंगे कि फला व्यक्ति को, अगर हमें मान लीजिए मैं ऑफिसर के पास क्या पावर हो, वो क्या कर सकता है?
जी, उस ऑफिसर पर अगर कार्रवाई करने को लेकर दबाव बनाया जाता है तो उसके पास क्या विकल्प होते हैं, वो क्या कर सकता है? देखिए ये अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है, अगर वो तो अगर कंप्लेन कर सकता है तो अपने सुपीरियर को कर सकता है या फिर कोर्ट में कर सकता है। हालांकि एजेंसी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि कोर्ट में इस तरह की वो कंप्लेन ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उसका जो सुपीरियर है वो उसके बाद कंप्लेन कर सकता है कि मेरे ऊपर बेजा दबाव बनाया जा रहा है और मुझे जांच ढंग से नहीं की कहीं करने दी जा रही है। ठीक है। यही प्रोसीजर है सीआरपीसी के अंदर। अगर एक इंस्पेक्टर पे दबाव बनाया जाता है तो डीसीपी को कंप्लेन करता है, एक डीसीपी पे दबाव बनता है तो कमिश्नर को कंप्लेन करता है। यही प्रोसीजर है, यही कानून है। ठीक है, मनोज पंडित जी आपके पास आना चाहेंगे। अब हम थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उनकी टाइमिंग्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका दायरा लगातार बढ़ रहा है और छापेमारी की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये सारे काम विपक्षी दलों पर ही हो रहे हैं, तो ये गंभीर विषय बन जाता है। नहीं आनंद जी, आप ये बताइए, अभी मेरे ये मित्र वक्ता ने बताया मनोज पंडित जी, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। जी, अगर कोई जांच एजेंसी काम करती है के बाद ऊपर कोर्ट होता है, न्यायालय होता है। अगर जांच एजेंसी गलत करती है तो न्यायालय का काम है उसमें काम करना, ठीक है ना। आप ये देखते कि अब चूंकि इन पे कार्रवाई हो रही है, चीजें चल रही है, तो इनको लगा है कि कानून गलत काम कर रहा है। नहीं, वो ये नहीं कहना चाह रहा है, वो तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कार्रवाई होती है, हमारे यहाँ कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर आपकी तरफ कुछ गलत लोग हैं तो उन पर भी तो कार्रवाई कर लीजिए कम से कम। अब रविंद्र जी, सही का फैसला कौन करेगा? एजेंसी करेगी या हम करेंगे या पार्टी करेगी? आप मुझे बताइए। ये काम तो एजेंसी करेगी ना। अगर मान लो हमारी तरफ तो गलत है तो आप कोर्ट जाइए, आप कंप्लेन कीजिए, आप शिकायत कीजिए, कुछ कीजिए ना, कौन रोकता है आपको? पर लेकिन आप किसी भी संवैधानिक एजेंसी पर हाथ उठाएंगे तो कौन रोकेगा? ठीक है, अभिमन्यु जी क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि जब आप लोग गलत काम करेंगे, गलत चीजों में, करप्शन में शामिल रहेंगे और ऐसे में हम सख्त रवैया अपनाते हैं और एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो बिना किसी सबूत के नहीं करती हैं ना, वो उनकी जांच का एक जरिया होता है, उसी के आधार पर वो आगे बढ़ती हैं। और हमने तेज कार्रवाई, पारदर्शिता अपनाई है, तेजी से कार्रवाई करी है, उसमें आप जांच एजेंसियों पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। रविंद्र जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए रविंद्र जी, क्या है, बात जांच की ही नहीं है, बात मंशा की है। जहां चुनाव होते हैं वहां पहुंच जाती है सीबीआई, ईडी। जहां भी कांग्रेस का महाधिवेशन होने की बात आती है वहां पहुंच जाती है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। जहां सरकार गिराने की बात होती है, जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं या कांग्रेस समर्थित सरकार जो है चल रही थी, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे कर्नाटक है, जैसे अभी महाराष्ट्र का भी मामला है, वहां सीबीआई, ईडी तो नहीं पहुंच पाती, ना इनकम टैक्स पहुंच पाता। अभी कर्नाटक में 8 करोड़ रुपए पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, लेकिन वहां कोई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं पहुंचा। नहीं तो आप लोगों के सवाल क्या है? करोड़ के ड्रग्स पकड़ा जाता है, आप लोगों की जो परेशानी है, नहीं पहुंच पा रही है। अभिमन्यु जी, आप लोगों की जो घुंघरू बन जाते हैं उस दौरान। अभिमन्यु जी, परेशानी क्या है? दरअसल हम विपक्ष की परेशानी, विपक्ष को परेशान करने का काम सीबीआई करता है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं आप विपक्ष की परेशानी क्या है? क्योंकि सीबीआई अपना काम करती है, सबूतों के आधार पर काम करती है, वो जब भी काम करती है, शुरू करती है, वो टाइमिंग को लेकर सवाल आ रहे हैं या वो कार्रवाई सही कर रही है लेकिन समय गलत है कार्रवाई करने का? क्या कहना चाह रहे हैं? रविंद्र जी, एक तो कल का ही मामला, हाल का मामला, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो जांच की बात है, इन लोगों ने वो पहले जब क्लोजर रिपोर्ट लग गई तो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अब वो सीबीआई को किसने कहा उस फाइल को दोबारा से चलाने के लिए? क्या उन पर कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? नहीं तो उस पर तो कोर्ट का रुख आ गया ना, उस पर तो के मामले में हुआ 2015 में बंद हो गई। 5 घंटे सोनिया गांधी जी से पूछताछ, 2 घंटे राहुल गांधी जी से पूछताछ। देखिए अभी हमने ऋषिपाल जी से भी बात की। सवाल यह है कि अगर आप ये सवाल कर भी रहे हैं तो कम से कम न्यायालय पर तो भरोसा रखिए। और अगर आपको लगता है, नहीं एक मिनट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है या जांच गलत तरीके से हो रही है, दिशा ठीक नहीं है, हर चीज जब सबूत के आधार पर होती है तो कम से कम न्यायालय का दरवाजा खटखटा लीजिए। कुछ गलत होगा तो वो सामने आ जाएगा। देखिए रविंद्र जी, मंशा की बात हो रही है पहले। हाँ। जिस तरह सीबीआई, ईडी पर इस सरकार ने हस्तक्षेप किया हुआ है, केंद्रीय जो एजेंसी है इनकम टैक्स पर सरकार का हस्तक्षेप है, सब लोग जानते हैं।
अडानी से पूछताछ के लिए नहीं पहुंच पाती सीबीआईडी, शायद या तो उन्हें रूट नहीं पता वहां का, या कोई है ऐसा जो पूछताछ नहीं करने देता। जो जहां जहां सरकार गिर रही है, सरकार पलटी जा रही है, वहां पर सीबीआईडी नहीं पूछताछ करने पहुंच पाती है। इसके क्या कारण है? आप देखिए, आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है 124 पॉलिटिकल लीडर्स पर केसेज है, जिनमें 118 अपोजिशन में जो लीडर है उन पर मामले हैं, जिसमें महज 6 भाजपा के नेता हैं। भुवन जी, 95% मामले विपक्ष के नेताओं में है। ठीक है, कांग्रेस भुवन जी के जमाने में 60% होते थे। आपसे समझना चाहेंगे, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। बस ये बताइए कि कहाँ क्या चीज गलत रह गई? इसकी टाइमिंग को लेकर आप लोगों को दिक्कत हो रही है? ऐसे तो जो भी राज्य होगा, जो सरकारी एजेंसी जो है, जो भी राज्य हो, सरकार के कहने पे तो काम करती नहीं ना। नहीं, तो अपने मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, वाड्रा का मामला आज से थोड़ी चल रहा है, पिछले 5 साल से चल रहा है। कार्रवाई की आप इनके अध्यक्ष जमानत पर, इनकी सोनिया गांधी की जमानत पर, सब जमानत पर है ना बाहर। तो अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो बुरा लगेगा। जी, आम आदमी पार्टी एक ने मिनट, सिसोदिया को बोला कि मनोज जी एक मिनट, मनोज जी एक मिनट जी, ऋषिपाल जी रविंद्र जी, मैं एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ। अभी पैनलिस्ट ने कहा कि भाई अडानी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो अडानी जो है उनको अगर आप देखोगे तो उनका जो वो बिजनेस है वो तो कई राज्यों में कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनके ऊपर केस क्यों नहीं करते? क्यों सीबीआई का मुंह देख रहे? केवल सीबीआई जांच करे। दल अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उससे सवाल ये उठता है कि विश्वसनीयता को कैसे परखा जाए केंद्रीय जांच एजेंसियों की। अपने अपने सवाल है, और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि अब राज्य सरकारें ये कोशिश कर रही हैं। 9 राज्यों में तो पहले से ही इस तरह की प्रक्रिया के प्रस्ताव लाया गया था वहां पर, और उसके बाद किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को अगर राज्य में जांच करनी है तो राज्य सरकार से उसको परमिशन लेनी होगी। तो ऐसे में फिर निष्पक्षता के सवाल खड़ा होता है कि क्या निष्पक्षता का सवाल तो खड़ा ही होता है, ये भी है कि स्वतंत्र रूप से जांच फिर वो कैसे करेंगी, ये भी सवाल खड़े होते हैं। हम भुवन भास्कर जोशी जी के पास पहले आना चाहेंगे क्योंकि उनकी बात हम नहीं ले पाए। भुवन जी, जो अब तक चर्चा हुई, क्या कहना चाहेंगे सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी का कल भाषण सुन रहा था 2014 से पहले। वो तब कह रहे थे कि इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इसका दुरुपयोग सरकार कर रही है। तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार के लिए वो कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। हालांकि जब से वो सत्ता में आए हैं 4 गुना ताकत से विपक्ष को अपने पूरे देश में खत्म करने का काम कर रहे हैं, और इन्हीं का सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के शुरू कर रहे हैं। आज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के 3 नए काम बन गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला काम विपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करना, और जहां जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उस सरकार को गिराना, और तीसरा इनके अनुकूल सरकार बनाना। इसीलिए आज भुवन जी, क्योंकि जब कानूनी प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं ना, वो भी चीजें मायने रखती हैं। क्या ऐसा कोई संकेत मिला है जिसमें यह सबूत मिला हो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने किसी की साख धूमिल कर दी? भाई सीधी सी बात है, किसी ने अगर कोई काम गलत कर रखा है और पुलिस उसके घर पहुंची है, तो पुलिस ने उसकी छवि खराब की है, या उसकी छवि पहले से कुछ काम किए गया उसकी वजह से खराब है? मैं आपको वही बताना चाहता हूँ विजय जी। रविंद्र सिंह, 3-4 नेताओं के उदाहरण दूंगा, लिस्ट तो बहुत लंबी है। रविंद्र नाम है हमारा, शुभेंदु अधिकारी। हाँ। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे तृणमूल कांग्रेस के मुकुल रॉय साहब, हाँ। और नारायण राणे साहब, और आज आप देखेंगे मुख्यमंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी के विपुल जी। तो आप देखेंगे इन चारों पर, जब ये जिस राजनीतिक दल में थे तब इन पे मुकदमे चलाने का काम करा, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही सदस्यता ली और वो वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम नीट एंड क्लीन हो गए, और इसके साथ गंगा जल से वो पवित्र हो गए। इसी बात की शिकायत, वो एक अलग सवाल, और वो एक बात भी अलग है। यहाँ हमने सिर्फ बात इस बात की है, आपने बस अभी आ रहे हैं ऋषिपाल जी आपके पास। यहाँ हमने सिर्फ आपसे ये जानना चाहा है भुवन जी, और पहला मेरा नाम करेक्ट कर लीजिएगा, रविंद्र सिंह मेरा नाम है। हाँ रविंद्र जी, सॉरी सर। हाँ, वो सीबीआई का डर दिख रहा है मुझे लग रहा है। अरे नहीं, हमें क्या डर है, हम तो फकीर लोग हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या सीबीआई
या कोई भी जांच एजेंसी या पुलिस विभाग वो छवि खराब करता है लोगों की, या फिर व्यक्ति के खुद के काम उसकी छवि को खराब करते हैं? अगर भविष्य, अगर पिछले समय में किसी ने कोई गलत काम कर रखा है या उसका नाम आया है तो जांच एजेंसियों का काम है, वो जांच करती है, इसमें छवि धूमिल करने वाली क्या बात है? उस पर ही आरोप कैसे लग सकता है? हाँ। रविंद्र जी, क्या अब इसमें अगर कोई कानून अपना काम करेगा तो छवि धूमिल क्या बात हो गई? अगर आप कहते हैं अडानी पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, रिलायंस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अडानी और रिलायंस क्या क्रिमिनल है या कोई उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे कि इनकी छवि धूमिल हो रही है? तो मेरा मानना यह है कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। हाँ। और ये तो जनता की अदालत, जनता फैसला करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जी भवन जी, बात पूरी करिए। देखिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा कुछ नेताओं के उदाहरण दिए मैंने, और सीबीआई इनकम टैक्स का कौन सा ऐसा विपक्ष का जहाँ सत्ता में है या विपक्ष में है, आप बताइए कौन सा ऐसा दल बचा है जो अछूता नहीं है? क्या सारे ईमानदार लोग आज भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है क्या? एक हमारे साथी ने कर्नाटक के एमएलए का उदाहरण दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस कर्नाटक के एमएलए के भाई जो कि पुत्र ने रिश्वत ली थी अपने पिता के ब्याज पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्या ये आपको नहीं दिखाई देता कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, अपने विपक्ष के लोगों को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? तो निश्चित तौर पर उदाहरण इस प्रकार के बहुत सारे प्रदेश और देश में इस समय चल रहे हैं, और ये आज विपक्ष के लोगों को ये सोचने पे विवश कर दिया है, क्यों ना ऐसा कानून बना दिया जाए जो कुछ राज्यों में ऑलरेडी चल रहा है कि सीबीआई ईडी इनकम टैक्स को उस राज्य में अपना छापा जानने से पहले राज्य सरकार को भी अपने उसमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को ये बताएंगे, सुमित मल्होत्रा टीएमसी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए, चूंकि अब वो डिबेट में बीच में आए हैं, थोड़ा पहले हमारे साथ नहीं जुड़े, उनका भी हम एक पक्ष ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऋषिपाल जी के पास जाएंगे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमित मल्होत्रा जी, राज्य सरकारों को जिस दिन ये लगने लगेगा कि भाई जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करने वाली हैं, तो एक ऐसा प्रस्ताव ले आइए जिससे केंद्रीय जांच एजेंसियां खुले तौर पर कार्रवाई ना कर सकें। इस तरह के प्रस्ताव लाए जाने की जरूरत है क्या, या केंद्रीय जांच एजेंसियों को स्वतंत्र जांच कर देनी चाहिए? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरे उसमें शायद आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है साफ आप तक? मेरे को सुनाई। जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, आपका क्या कहना? देखिए, जहां से तरीके से आज यूथ एक कठपुतली भारतीय जनता पार्टी, आने वाला समय अच्छा दिख रहा है क्या? 2014 के जिस तरीके से मोदी जी ने जांच एजेंसी पोता बनाकर कहा था पूरे कांग्रेस पार्टी से अपने साथ में, क्या वही चीज आज कर रहे? क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों नहीं करते हैं? मतलब आपको भी यही लग रहा है कि जांच एजेंसियां जो हैं वो इशारों पे काम करती हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी। ऋषिपाल जी, एक जो सवाल खत्म किया था, ठीक है, आ रहे हैं सुमित जी। ऋषिपाल जी कुछ कहना चाहते हैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहते हैं। आपने जो अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में जो बात की थी, उसको भी थोड़ा आपसे समझना चाह रहे हैं। जांच करनी थी सेबी को, लेकिन ये कहा जा रहा है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब वो सक्रिय हुई, ऐसा क्यों? तो इससे सवाल तो खड़े होंगे कि जिसको जांच करनी उसने समय पर नहीं की। एक तो रविंद्र जी, मैं आपको एक बात विषय में आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि बात ये हो रही है केंद्रीय जांच एजेंसी की जो जांच है उस पर दबाव बना रही है। लेकिन जब केंद्रीय जांच एजेंसियां जब जांच करती हैं, जांच करने के बाद वो जब चार्जशीट पेश करती है, तो चार्जशीट तो पार्लियामेंट में नहीं होती या केवल दिल्ली में नहीं होती, वो तो संबंधित राज्य में होती है। संबंधित जो उनका न्यायिक अधिकारी होता है, उसी राज्य का न्यायिक अधिकारी होता है, उसके सामने होती है, और वो जांच एजेंसी में जो मौजूदा एविडेंस है उन्हीं के आधार पर जो है निर्णय लेते हैं। ठीक है। चारा घोटाले के अंदर जो सेशंस कोर्ट ने निर्णय लिया वो
बिहार के अंदर सेशन कोर्ट ने निर्णय लिया ना, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय लिया, सेशन जज ने। कोई बाहर के सीबीआई का अलग से कोई जज तो नहीं थे जो केंद्र के अंदर अलग से बैठते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो वहाँ तो उनके हाई कोर्ट भी उनके पास अपनी है, उनकी एडवोकेट भी है। तो उनको लगता है कि जो ठीक है ऋषिपाल जी, एक मिनट, मैं मनोज पंडित जी को लग रहा है शायद कम समय दे रहा हूं। मनोज पंडित जी, सवाल ये खड़े हो रहे हैं, अगर बिहार की बात करें तो वो कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ को आप लोग दबाना चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव का आप इस्तीफा मांग रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं अडानी मामले से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई ये सब की जा रही है और इसीलिए मेरी माँ बहनों के गहनों को ब्लैक मनी बताया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि शिवसेना नेता संजय राउत पर शिकंजा कसा, फिर वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख पर शिकंजा कसा, लेकिन एक नाम आया हेमंत बिस्वा शर्मा का। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम हैं, पहले कांग्रेस के थे, शारदा चिटफंड घोटाले में नाम भी आया, सीबीआई ईडी ने जांच भी शुरू करी, उनके घर छापा भी मारा गया, पूछताछ हुई, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें सीएम बना दिया। कहां है जांच? अभी क्या है रविंद्र जी, जब तक आरोप लगाना एक अलग बात है और आरोप तय होना एक दूसरी बात। नहीं सर, ये आप ये बैठे हैं, हाँ, जब तक आप किसी भी चीज में दोषी नहीं ठहराए जाते तब तक आपको अक्यूज नहीं माना जाता। अक्यूज तब माना जाता है जब कोर्ट ये तय कर दे कि जो आपने किया है अपराध वो साबित हो गया। तो ये मनीष सिसोदिया के केस में ये चीज लागू होती है, जिन्हें आप पहले से अपराधी घोषित कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से, और जिस तथ्यों के आधार पर मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया वो आईटी में सारा जिन मोबाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जिन लोगों जो सरकारी अधिकारी थे वो आज मनीष सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए हैं। मनोज पंडित जी, पहले जो रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसमें उनका नाम ही नहीं था, आपको शायद याद हो, उसके बाद उनका नाम सामने आया और फिर जांच शुरू होती है, जांच हो जाती है सीबीआई, उसमें कुछ निकल कर सामने आया, खाता खंगाल लिया, गांव खंगाल लिया, लोगों से मुलाकात कर ली। ये बता दें कि जो जांच अधिकारी होता है उसके पास इस पावर होती है कि अगर उसकी जांच में कुछ नए तथ्य आते हैं तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा के किसी का भी नाम बढ़ाया जा सकता है। चलिए, अब मन्यु त्यागी, चूंकि वो कह रहे हैं सारी चीजें साफ हैं, विपक्षी दल अब सिर्फ जो है जांच होने नहीं देना चाहते ठीक तरीके से, इसलिए कोई ना कोई दिमाग में कीड़ा चलता रहता है। अब ऐसा प्रस्ताव ले आइए कि जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं उनको ठीक तरह से काम ना करने दिया जाए, इसलिए इस तरह के प्रस्ताव लाए जाने शुरू हो गए। देखिए रविंद्र जी, आप डिबेट के दौरान ही मैंने कुछ आंकड़े एक साथ कंपाइल करके लिखे हैं, वो उसमें थोड़ा गौर करने की जरूरत है। हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो उन पर शारदा चिटफंड के दौरान जांच चल रही थी, सीबीआई ईडी की जांच थी। मैंने अभी यही कहा, जब वो उन्होंने ज्वाइन कर ली भाजपा, अब एक भी जांच नहीं हो रही। इसी तरह टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय पर जांच सीबीआई ईडी की, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाजपा की वॉशिंग मशीन में उन्होंने वो कपड़े धोए अपने, खुद उतर गए तो वो जांच बंद हो गई उनकी। इसी तरह अमरिंदर सिंह पे भी सीबीआई ईडी के नकेल कस गई थी, उसके बाद एक भी छापे की कहीं कोई सूचना अगर कहीं मिली हो तो हमें पता लग जाए। तो इन बातों से क्या पता लग रहा है? इन बातों से इनकी मंशा जाहिर होती है कि जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्ष की सरकारें हैं वहां भ्रष्टाचार, वहां करप्शन तो दिखता है। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है क्या वहां शंकराचार्य चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हैं या वहां के सारे नेता शंकराचार्य या हरिश्चंद्र बन के बैठे हुए हैं? मनोज जी, क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहे? मनोज जी, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले जवाब दीजिए मनोज जी। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, इन पर जांच क्यों नहीं हो रही? विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, जांच होनी चाहिए। त्यागी जी सुनिए, ऐसी कोई भाजपा के पास ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। ये जब आपका शासन था तब भी हालत थी, और पर लेकिन हमने बताया है 95, हमने तो आंकड़ा भी दिया 95% विपक्ष के नेताओं पे आपने जांच खोली हुई है। इसी तरह एक आंकड़ा है जो ईडी की सभी जांचें थी, आप और मैं भी आज 2974 जांचें हो गई है। आप आए दिन जहां पुलिस भेजनी चाहिए वहां ईडी नहीं है, सीबीआई भेज देते हैं, गिरता जा रहा है। क्या कारण? मुझे समझ नहीं आ रहा है एजेंसी क्यों कर रही है? अभिमन्यु जी जवाब दे रहे हैं। मनोज जी, कैश नहीं लिया गया। अभिमन्यु जी जवाब दे रहे हैं। मनोज जी, आपकी बातों का ही जवाब दे रहे हैं।
आप इसको? मनोज जी वो ये कहना चाह रहे सजा हैं, दिलाई, फिर सजा दिलाई क्या? मनोज जी 9 साल हो गए सरकार को आपके, कब तक ऐसा है, वो ये जाते कहना रहेंगे? चाह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पड़ताल की गई थी। 2014 के बाद 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है और इस दौरान 121 राजनेता जांच के घेरे में आए थे, जिनमें 115 विपक्षी नेता थे। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। लेकिन आपके पास जो नेता आता है वो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होती नहीं है। आप अभी अभी बोल रहे थे वो तो एकदम हेमंत बिश्व शर्मा तो बिल्कुल क्लीन चिट है, साफ है, अभी तो आरोपी है, सारी चीजें हैं। तो बाकी लोग भी तो आरोपी ही है ना, अभी उन पे कोई दोष सिद्ध तो नहीं हो गया ना। अब राजा अमरिंदर के बारे में भी तो बताएं, जब तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर आप जवाब दीजिए, आए दिन भ्रष्टाचार भी बताते थे आप लोग। आप जवाब दीजिए, मनोज जी से जवाब दे। हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री थे अंदर। अब देखो जांच एजेंसी जांच करती है, वो निस्वार्थ जांच करती है, उसमें कोई वो नहीं कमी की त्यागी जी, तो उसके बाद वो सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाते हैं मनोज जी, और क्या कोर्ट का पूछताछ डिसीजन हुई फाइनल क्या? डिसीजन। राजा अमरिंदर सिंह से आप बता दीजिए, एक भी पूछताछ हुई हो? हेमंत बिश्व शर्मा से एक भी पूछताछ हुई हो? आप ये बताइए पूछताछ क्यों नहीं होती? बिल्कुल पूछताछ होती है। आप क्या कहाँ हो रही है? बता कोई भी दीजिए, जांच आंकड़े एजेंसी पेश आपसे कीजिए। मुझसे पूछ के तो जाएगी नहीं कि पूछताछ हम करें या ना करें। अरे आपसे पूछ के जा रहे हैं, यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं। नहीं त्यागी जी, ये आपके मनगढ़ंत कहानियां, इनका कोई मतलब, ये आधारहीन बातें हैं, इनका कोई मतलब चलिए, निकलता नहीं। भुवन जी, केस बंद हो गए उन्हें खुलवाते हैं। अरे आपको भुवन जी, एजेंसी का क्यों दुरुपयोग करते हैं राजनीति? भुवन जी, जी सर, न्यायालय की प्रक्रिया पर तो भरोसा है ना आपको? अब तो अखिलेश यादव के सामने एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। विपक्षी दल, चाहे सारे राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, अगर कानून पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, तो एटलीस्ट उसका तो सम्मान करिए। अगर आपको लगता है कि जांच एजेंसी भाई गलत काम कर रही है या किसी सियासी दबाव में आकर काम कर रही है, तो आप लोग क्यों नहीं जाते कोर्ट में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ रविंद्र जी, हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो तो लड़ाई संविधान बचाने की और लोकतंत्र बचाने की लड़ते हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब से आए हैं, इन्होंने इस तरह से पूरे देश का एक माहौल बना दिया है कि निश्चित तौर पे जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं उनको खतरा है इनसे। और लगा लीजिए कि जो आज तो इन्होंने इस तरह का बना दिया कि पार्लियामेंट में आपने देखा होगा जज के आफ्टर रिटायरमेंट का भी सेटलमेंट हो जा रहा है। ये भी तो देश में नई पार्टी लाने वाले भारतीय जनता पार्टी है। तो निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जो स्थिति है देश की वो ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने टारगेट बना दिया कि हम लोग विपक्ष को संपूर्ण नाश करेंगे, चाहे वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसका दुरुपयोग करना पड़े। तो बेपनाह दुरुपयोग आज हो रहा है। यही आरोप ना भुवन जी, यही आरोप जब पहले लगते थे कांग्रेस पर, तो उनसे तो आप दोस्ती निभाते नजर आ रहे थे। उन्होंने भी तो इस तरह, उनका भी तो तोता कहा गया था। उनके साथ तो ये हो गया कि दो भाई हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस से हमारा दो युवक, दो लड़के, दो युवा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलाएंगे। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, 6 साल से मोदी सरकार है। आज जवाब जो है देय बनती है वो भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि क्यों विपक्ष, क्या इनके, आप बताइए। मैं आपको उदाहरण भी दिया कि कर्नाटक में जो पैसे पकड़े गए वो विधायक, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये क्यों इसकी क्या सीबीआई, ईडी को उसका एड्रेस नहीं पता है? मैं पूछना चाहता हूँ, पूरा विपक्ष ने अडानी के मामले में घेरने का काम करा सरकार को, क्या कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं अपने लोगों को बचाने, अपनी मित्रता निभाने के लिए? तो आज देश के सामने इस प्रकार के यक्ष प्रश्न है। और रविंद्र जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप समझते हैं देश का मूड क्या है। देश इन चीजों से बढ़कर आम आदमी की जो लड़ाई है, महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा लीक, किसानों की आय के झूठे वादे, इन सब चीजों में लड़ना चाहता है कि इन लोगों के लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन आज लड़ाई क्या है इनकी लड़ाई है कि विपक्ष को खत्म करना किसी भी प्रकार। सुमित जी, दरअसल ये भी कहा जाता रहा है कि सियासत में जो भी सत्ता में आता है वो मलाई खाने के लिए आता है, और इसीलिए वर्तमान का जो समय रह गया है ना, वो समाज सेवा का नहीं रह गया है। इस वक्त तो लोग करियर बनाने के लिए सियासत में आ जाते हैं। करियर मतलब पैसा कैसे इकट्ठा हो और रोजी रोटी कैसे चलेगी।
जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो मलाई खाने के लिए एक दूसरे से गठबंधन किया जाता है अपनी सरकारों को बचाने के लिए, और किसका कहां पर हित सधेगा वो उससे दोस्ती कर लेगा, चाहे भले ही पुराने समय में कट्टर दुश्मन क्यों ना रहे हों। लेकिन आप अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं या सत्ता पक्ष के लिए कहते हैं कि हमारे जो नेता थे आपके दल में चले गए इसलिए वो वॉशिंग मशीन में धुल गए, तो भाई पहले तो वो नेता आपके ही दल में थे ना, तब वो धुले हुए नहीं थे। आपके लिए तो वो उस वक्त धुले हुए थे ना। ये तो सिक्के का एक पहलू है, जब दूसरी तरफ जा रहा तो आपको खराब लग रहा, लेकिन आपके दल में थे तो आपको अच्छे लग रहे थे वो नेता। नहीं, हमारे दल कहते हैं कि हमारी तरफ सीबीआई ईडी का डर पास ले लिया, उनकी जांच क्यों बंद है? जांच सबके सामने आना चाहिए, होना चाहिए। जैसे आज भारतीय ने पूरे देश का बना रखा है, छोटे को अपने साथ में जहां चुनाव आते हो छोड़ देते हैं। देखिएगा 4-5 राज्यों ठीक क्या है, मिला? कुछ नहीं। आपकी आवाज थोड़ा हम ठीक करवाते हैं। ऋषिपाल जी, हम एक सवाल आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल दिया अभी हेमंत बिस्व शर्मा का, कई और एग्जाम्पल दिए, अमरिंदर सिंह का आपको अभिमन्यु जी ने दिया, कांग्रेस के जो नेता हैं। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब ये दूसरे दल में थे तो तमाम तरह की ईडी सीबीआई ने जांच की, सब कुछ अपोजिट चल रहा था, अचानक से पक्ष में आ जाते हैं, वो शामिल हो जाते हैं सत्ता पक्ष के साथ, उनको सीएम बना दिया जाता है, यानी एक अवार्ड दे दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें जब घटित हो रही हैं, इसलिए विपक्ष का जो भरोसा है वो डगमगा रहा है। वो कह रहा है साहब कानून की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कहां दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे आ गए हैं, जो एक नहीं है, कई एग्जाम्पल ऐसे आ गए, इससे उनका भरोसा डगमगा रहा है। देखिए रविंद्र जी, इसमें इसको कैसे पारदर्शी बनाया जाएगा? ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक सवाल है। कानूनी रूप से तो अगर मान लो किसी भी राज्य सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति ने अपराध किया है और कोई दूसरी पार्टी या दूसरा पक्ष उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास अधिकार है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। आप जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है, आप उसके खिलाफ, मान लीजिए जैसा भी आपने नाम लिया किसी भी नेता के, तो पहले तो उनके खिलाफ सबूत थे, लेकिन क्योंकि बीजेपी में चले गए हैं अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन आपके पास अधिकार है ना, आप तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो, उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम लोग केवल राजनीतिक सवाल करते हैं। दूसरी बात रही ये पारदर्शिता वाली बात है, ये अपने आप में एक राजनीतिक सवाल है, और ये सत्ता पक्षी जिम्मेदारी भी है कि वो विपक्ष को इस तरह का माहौल बना कि विपक्ष को भी विश्वास हो कि हाँ जो एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है। चलिए, ये एक बड़ा सवाल है। हम बार बार यही, अगर आपको लग रहा है कि वर्तमान समय में ये हो रहा है, तो आपका क्या सुझाव है? क्या होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए जिससे बेजा इस्तेमाल ना हो? देखिए रविंद्र जी, चूंकि एक टेक्निकल भी बात है जो आपने बात पूछी है, जहां आरोप है वहां जांच तो होनी ही चाहिए, ठीक है, लेकिन राजनीतिक मंशा के लिए एक जो पार्टी हमेशा से मांग रखती है कि विपक्ष के नेताओं को, खासतौर पर जो मुख्य विपक्षी दल है उसके नेताओं की भी सहमति बहुत जरूरी है। अब ये किसी की भी फाइल खोल देते हैं, उन राज्यों में ही खोलते हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी राज्य आज भ्रष्टाचार से अछूता है? सच्चाई की बात तो यह है कि भ्रष्टाचार लगातार पैरेलल चलता आ रहा है जब से मानव सभ्यता, जब से विकास चालू हुआ है। लेकिन क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अगर जांच होगी तो कहीं ना कहीं नकेल तो कसी ही जाएगी। जिस तरह से अथाह धन कमाया जा रहा है और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ रही है। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, पहले 40 करोड़ लोगों को दिया जाता था, यानी गरीबी लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस देश में 2 पूंजीपति ऐसे हैं जिनके पास इस देश का 5% संसाधन है, जबकि 50% जनसंख्या के बाद 3% संसाधन है देश के। तो ये इतनी विसंगतियां क्यों है? इन पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और जो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है उस पर जांच है ना, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। और राजनीतिक जो मंशा है, जो इस सरकार की मंशा है, वो राजनीतिक मंशा सब लोगों के सामने आ चुकी है। लोग भय से, ठीक है, सबसे जो बड़ा जो मुद्दा है वो रोटी का है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है। ठीक है, सुमित जी के भी विचार जान लेते हैं। सुमित जी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जिससे आपका भी भरोसा बना रहे, उनकी जो निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, वो भी बनी रहनी चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? कोई कानून लाया जाना चाहिए या पुराने कानून में संशोधन किया जाना चाहिए?
नहीं, कानून जो बने हुए हैं उसमें संशोधन करके जिस राज्य में भी सीबीआई जाती है वहां पे उस मुख्यमंत्री से संपर्क करा जाए, उन्हें बताया जाए कि हमें सीबीआई जांच होनी है, आपके प्रदेश में ये चीज होना है, उन्हें बता करके आगे काम होना चाहिए। नहीं कि आप गए लेटर में ना मोदी जी का, अमित शाह जी का, आप जाइए वहां पे रेड कर दिए, इस तरीके से काम नहीं होता है। किसी प्रदेश में भी आप जाते हैं, आप बगैर सीएम को बताया वहां पे चले जाकर के काम कर रहे हैं, फिर तो झगड़ा ही होगा ना। और आज तक 2014 के बाद से आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं के ऊपर जांच एजेंसियों ने काम करा, सीबीआई ईडी ने काम करा। क्या आज अडानी के ऊपर जिस तरीके से घोटाला उन्होंने करा है, कि घोटाला हुआ है, क्या सीबीआई ईडी ने वहां पे काम करा? नहीं करा। अडानी कोर्ट पे कितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई, वहां पे सीबीआई ईडी ने काम करा? नहीं करा। इस कर्नाटक के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक का बेटा पकड़ा गया करोड़ों रुपए के साथ में, वहां पे सीबीआई ईडी ने काम करा? नहीं करा। तो ये लोग एक प्लानिंग के तहत 2024 से पहले हमें मालूम है, बिल्कुल मालूम है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, और विपक्ष कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है, इनसे ताकतवर ही बैठेगा 2024 के लिए। और मैं पुनः आपसे बात कहूंगा, ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए वर्तमान में, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि जो भ्रष्टाचार है वो इस देश की जड़ों को खत्म करता है। हमने पहले से भी इस विषय को माना है। हम इस पक्षधर नहीं है कि जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन केवल विपक्षी बेईमान है और ये बिल्कुल दूध के धने हैं, तो ये विषय देश में नहीं चल पाएगा। आप बराबर कार्रवाई करें। और एक विषय जो मैंने पहले भी कहा था, अन्य पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर प्रदेश में उस मुख्यमंत्री को कि नॉलेज में भी ये विषय आना चाहिए कि ये हमारे राज्य में यहाँ पर आए, तो ये बहुत जरूरी विषय है। मनोज पंडित जी, कुल मिलाकर ये है कि विपक्ष को लेकर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है और जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है, उससे विपक्ष जो है आहत है। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है, इसको भी आपको समझना होगा। आवाज आ रही है आप तक मनोज जी? बिल्कुल आ रही है, मैं बिल्कुल इनकी बात। तो सवाल ये है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनका भरोसा बना रहे, लेकिन जब आप भरोसे के चलते विपक्ष को आप अगर टुकड़े टुकड़े गैंग कहोगे या देशद्रोही कह दोगे, तो फिर वो भरोसा कैसे जानेगा? कम से कम एक सही भाषा का ही इस्तेमाल हो जाए तो शायद उनका भरोसा जाग जाए। ये बात को करने के लिए कोई ना कोई आधार होना आवश्यक है। अब आप ये बताइए, बिना आधार के तो कोई आरोप लगाया नहीं जा रहा। अगर टुकड़े गैंग कहा जा रहा है तो जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी, उस यात्रा में वो सबूत दिए गए और दिखाए गए। और आप देखिए कि इतना बड़ा सिस्टम है, अगर हम लोग कोई कोर्ट का मतलब तो इसी में जांच एजेंसी का काम है कि उसको ले जाकर और कोर्ट के सामने पेश करना। अब अगर कोर्ट ये तय करेगा सही क्या है गलत क्या है, ये तय करना जांच एजेंसी का काम नहीं होता। अगर उनके पास प्रूफ है, सबूत है और उन सब तथ्यों के आधार पर कोर्ट ये डिसाइड करता है कि इनको जेल नहीं, लेकिन आपका भी तो काम है ना सत्ता पक्ष का, कि विपक्ष को भरोसे में लेना। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कब, वो तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई से इनकार थोड़ी ना करते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पे होगी, ये भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? ये तो संस्था तय करेगी या डिपार्टमेंट तय करेगा अब किस पे कार्रवाई होनी है, किस पे नहीं होनी। ये तो मैं और आप बीजेपी बन चुकी है, आप उसमें धुल जाइए, साफ सुथरे होकर निकलेंगे जितने भी भ्रष्टाचारी है। आपके यहाँ तो कलकत्ता में तो दीदी जो है बैठ जाती है और दीदी ना सीबीआई को काम करने देती है ना ईडी को काम करने देती है। ये तो ईमानदार नेता है ना हमारी। नहीं, ईमानदार नेता है। मुझे बताइए, शुभेंदु अधिकारी को आपने ले लिया, सीबीआई जांच हो रही थी, बंद हो गई, मुकुल राय को लिया था, तो दीदी के भतीजे पकड़े जाते हैं। कितने नेताओं के ऊपर जांच बैठाई आप लोग? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन विपक्षी दल की यही आवाज है, वो इसी बात को लेकर टेंशन में कि सारी प्रक्रिया सिर्फ विपक्ष के खिलाफ क्यों। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, क्या अब उसमें एक नया पैमाना तय होना चाहिए, पुराने कानून में संशोधन होना चाहिए। जब डायरेक्टर का चुनाव हो तो वहां पर विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए। इस पर मंथन होना बाकी है, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष जब दोनों मजबूत हैं तभी लोकतंत्र का वजूद बचा रहता है और वही लोकतंत्र सबसे खूबसूरत कहलाता है। इन सवालों के जवाब तलाशेंगे और वक्त में क्या होने वाला है ये भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल विपक्ष अभी नाराज चल रहा है और उसने तमाम तरह की जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब उनके सवालों के जवाब कब तक मिल पाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।